हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, जो हम लोगों ने बात की थी 60 का, 60 खा और 61 इसकी बात की थी। 60 का में क्या कह रहा था? 60 का में कह रहा था कि बंधकदार आबद्ध होगा, ऑब्लिगेशन है, बंधकदार मना नहीं कर सकता। किस बात के लिए? बंधक करता है अगर बंधक धन का असाइनमेंट, बंधक धन का समनुदेशन और बंधक विलेख, इस सब का समनुदेशन वो किसी व्यक्ति को करने के लिए उसे निर्दिष्ट ये कर रहा है, या वो स्वयं को। लेकिन ऐसा करने का हक बंधककर्ता को कब मिलेगा? जबकि वो मोचन का हकदार है। अगर उसका मोचन का अधिकार ये निर्वापित हो चुका है तो फिर बंधककर्ता इस प्रकार की अपेक्षा बंधकदार से करने के लिए हकदार नहीं है। और ये सुविधा दी गई, कंसेशन दिया गया किसको? बंधककर्ता को, जो उसे होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में अगर बंधककर्ता को उस दर से, जिस दर से वर्तमान बंधकदार उसे बंधक धन दिए है, उस ब्याज दर से निचली दर पर अगर बंधक धन उपलब्ध होगा तो भी उसके सामने एक दुविधा रहेगी कि पहले वह पूर्विक बंधकदार से, ठीक है, बंधक का निर्वापन ये कराए, बंधक को समाप्त ये करवाए, और उसके बाद नया बंधक वही रजिस्टर्ड धारा 59 के प्रावधानों के मुताबिक वो करवाए। इस सब झंझट से उसे बचाने के लिए धारा 60 का में सीधे ऑब्लिगेशन रखा किस पर? बंधकदार पर, कि अगर वो मोचन का हकदार है और अपेक्षा कर रहा है तो आप उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रतिभूति का, बंधक विलेख का, आदि आदि का जो असाइनमेंट है ये कर दें। 60 का सबसेक्शन 2 में उन्होंने कहा था कि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार किसके किसके हैं? बंधककर्ता के और विल्लंघमदार के। विल्लंघमदार हमने कहा था बड़ा शब्द है, इसमें हर वो व्यक्ति शामिल होगा जो प्रश्नगत संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार रखता है, किसी भी प्रकार का, वो भरण पोषण का अधिकार है, वो बंधक का अधिकार है, वो भार का अधिकार है, मतलब नहीं, विल्लंघम है तो बंधकदार विल्लंघमदार की परिभाषा में आता है, क्योंकि संपत्ति उसके बंधक धन के लिए प्रतिभूति ये बनी हुई है। इसका मतलब 60 का सबसेक्शन 2 की जो भाषा है उससे क्या मतलब निकल रहा कि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार किसका? बंधककर्ता का है और बंधकदार का है, क्योंकि विल्लंघमदार इसके अंतर्गत बंधकदार भी आएगा, ठीक है, बंधककर्ता और विल्लंघमदार के होंगे, किंतु बंधककर्ता द्वारा की गई अपेक्षा पर विल्लंघमदार की अपेक्षा अभिभावी होगी। और चूंकि विल्लंघमदार के होंगे इसलिए अगर संपत्ति पर एक से अधिक बंधक हैं, एक से अधिक विल्लंघम हैं, तो प्रत्येक बंधकदार या प्रत्येक विल्लंघमदार को धारा 60 का सबसेक्शन 2 द्वारा दिया गया हक ये होगा। लेकिन क्या होगा? पूर्विक विल्लंघमदार की अपेक्षा पर, ठीक है, पाक्षिक विल्लंघमदार की जो अपेक्षा है ये प्रीवेल नहीं करेगी, यानी पूर्विक विल्लंघमदार की अपेक्षा ये अभिभावी होगी, ये प्रीवेल करेगी। और 60 का सबसेक्शन 3 में उन्होंने कहा था कि सकब्जा बंधकदार, सकब्जा बंधकदार के अधिकार चूंकि सेक्शन 76 उसमें दिए गए हैं, इसलिए सकब्जा बंधकदार के अधिकारों को यह धारा प्रभावित नहीं करेगी। 60 खा में निरीक्षण आदि करने का बंधककर्ता का हक यह था, और 61 एक महत्वपूर्ण अधिकार ये दे रही थी, किसे? बंधककर्ता को। लेकिन यह महत्वपूर्ण अधिकार कैसे मिल रहा था? बंधककर्ता और बंधकदार के बीच की संविदा के अध्ययन, यानी धारा 61 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार था उसे बंधककर्ता और बंधकदार अपने बीच की संविदा के माध्यम से विफल ये भी कर सकते हैं। 61 जो कुछ कह रहा है उसके विपरीत
अगर बंधककर्ता और बंधकदार कोई कॉन्टेक्ट, कोई संविदा ये कर लेंगे, तो बंधककर्ता और बंधकदार के बीच की संविदा उनके अधिकारों का न्याय निर्णय करेगी, उन अधिकारों का जो धारा 61 में दिए गए हैं। अन्यथा की दशा में धारा 61 उनके बीच के अधिकार का न्याय निर्णय करेगी, उस अधिकार का जो धारा 61 में वर्णित है। यह स्थिति हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट उसमें भी देखी थी, जो भागीदारी अधिनियम उसमें भी भागीदारों के कुछ अधिकार और कर्तव्य उनके बीच की संविदा से शासित ये होते थे, और उनके बीच के कुछ अधिकार और कर्तव्य ये स्वयं अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते थे, और कुछ उनके अधिकार और कर्तव्य ऐसे भी थे जो प्रथमतः प्राइमरीली अधिनियम से शासित होते थे, किंतु भागीदार परस्पर संविदा के माध्यम से उन अधिकारों को बदल भी सकते थे। यह स्थिति हम लोगों ने देखी थी। यह स्थिति 61 में थी। 61 में क्या था कि बंधककर्ता अगर एक बंधकदार का, ठीक है, कई बंधकों के लिए बंधक करता है, यानी एक बंधककर्ता ने अपनी कई संपत्तियों का बंधक या एक ही संपत्ति के कई बंधक ये बंधकदार के पास कर दिए और सारे बंधक ड्यू हो गए, तो पहले समेकन के सिद्धांत के नाते बंधककर्ता इस बात के लिए विवश था, मजबूर था कि वो सारे बंधकों का मोचन एक साथ कराए। और ऐसी स्थिति बहुत बार बंधककर्ता के पास होती थी कि वो सारे बंधकों का मोचन एक साथ नहीं करा सकता, क्योंकि मोचन कराने के लिए उसे बंधक धन ये देना है, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल होंगे। इतने पैसे ही उसके पास नहीं हो, तो वो एक भी बंधक का मोचन ये नहीं करा पाता था, और इस कारण से बंधककर्ता के हित को नुकसान होता था। इस दशा को बदला गया था समेकन, ठीक है, के विरुद्ध सिद्धांत देकर धारा 61 में, और यह कहा कि अगर बंधककर्ता चाहे तो सारे बंधकों का अलग अलग मोचन भी करा सकता है। इस अधिकार को वो चाहे छोड़ना तो बंधकदार से संविदा करके छोड़ दे। यह हम लोगों ने धारा 61 में देखा था। अब धारा 62 आ रही है। धारा 62 क्या कहती है कि भोग बंधक है। भोग बंधक, भोग बंधक की विशेषता क्या है? भोग बंधक की विशेषता है कि जो संपत्ति का कब्जा है ये किसके पास चला जाएगा? बंधकदार के पास, और बंधकदार को हक होगा कि वह संपत्ति से उद्भूत होने वाले लाभों इनमें से बंधक धन की अदायगी ये कर ले, और बंधक धन अदा होते ही, बंधक धन डिस्चार्ज होते ही, उसका रीपेमेंट होते ही वह संपत्ति इसको बंधककर्ता को वापस करे। यही भोग बंधक है। अब सवाल यह कि भोग बंधक हुआ, संपत्ति का कब्जा ट्रांसफर हो गया, और चूंकि भोग बंधक में बंधककर्ता का कोई व्यक्तिगत दायित्व लोन के रीपेमेंट के लिए होता ही नहीं, जैसा सादा बंधक में होता है। सादा बंधक में वो व्यक्तिगत उसका दायित्व रीपेमेंट ऑफ द लोन का ये भी होता है, और साथ में बंधकदार को प्रश्नगत बंधक संपत्ति में विक्रय का अधिकार लोन के रीपेमेंट न होने की दशा में यह भी प्राप्त होता है। लेकिन भोग बंधक में ऐसा कोई हक, ठीक है, बंधकदार को नहीं होता कि बंधककर्ता उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लायबिल हो लोन के रीपेमेंट के लिए। पर्सनली वो कुछ भी नहीं देगा बंधकदार को, अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी आबद्ध कर ले और शेष भोग बंधक की समान कब्जा भी उसे दे दे, तो फिर क्या होगा? विलक्षण बंधक। क्योंकि ना तो भोग बंधक तब वो बचेगा और ना वो तब सादा बंधक होगा। तब फिर जो बंधक का प्रकार वहां पर आएगा वो होगा विलक्षण बंधक। अब भोग बंधककर्ता ने भोग बंधकदार को संपत्ति का कब्जा ये ट्रांसफर कर दिया। पर्सनली लायबल वो है नहीं, लोन का रीपेमेंट ये हो चुका है। इसके बाद भी
भोग बंधक का जो बंधकदार है वो उसका जो उसकी जो संपत्ति है उसे वापस उसे नहीं दे रहा, उसका कब्जा नहीं छोड़ रहा। तो स्थिति क्या बनेगी? अब तो कब्जे का हकदार ये बंधक करता है, भाई आपका लोन का रिपेमेंट खत्म हो चुका है। तो इसलिए धारा 62 के माध्यम से भोग बंधक के बंधककर्ता को यह एक हक दिया है। इसलिए इसे धारा 60 का, ठीक है, भाग समझा जाता है। किसको? धारा 62 को, क्योंकि धारा 60 में उसका मोचन का अधिकार है। और मोचन के अधिकार के अंतर्गत वो क्या क्या कर सकता है? संपत्ति का कब्जा वापस पा सकता है। लेकिन भोग बंधक की दशा में एक धारा 62 अलग से ले आए, और इस धारा 62 के माध्यम से भोग बंधक का जो बंधक करता है इसे यह हक दिया है कि संपत्ति का रीपेमेंट कंप्लीट होने के बाद, संपत्ति का रीपेमेंट ये पूरा हो गया, इसके बाद अगर भोग बंधक दार जो है उसकी संपत्ति को वापस ना करे तो वो कब्जे के लिए इंटाइटल्ड है और मुकदमा लाकर उस प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। और चूंकि एक बार बंधक सदैव बंधक होता है, इसलिए भोग बंधक का ये जो बंधक करता है ये भले ही भोग बंधक के अंतर्गत जिस लोन का रीपेमेंट होना था उसके होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक मुकदमा न लाए तो भी भोग बंधकदार एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता। एडवर्स पोजीशन ये एक टर्म है, आप जानते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकूल कब्जे का नियम। और प्रतिकूल कब्जे का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी की स्थावर संपत्ति पर उसकी अनुमति के बिना जबरदस्ती 12 वर्ष तक कब्जा बनाए रखें तो फिर क्या बनेगा कि उस संपत्ति के प्रश्नगत संपत्ति के आप स्वामी ये हो जाएंगे। लेकिन चूंकि एक बार बंधक सदैव बंधक होता है, इसलिए भोग बंधक का जो बंधक करता है ये भले ही भोग बंधक समाप्त हो जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक धारा 62 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग न करे तो भी बंधकदार प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर स्वामी नहीं माना जाएगा। वो भोग बंधक ही रहेगा और वो भोग बंधक ही यही रहेगा, क्योंकि एक बार बंधक सदैव बंधक। तो बंधक करता इसकी सुविधा के लिए धारा 62 ये निर्मित हुई है और इसे धारा 60 का भाग ये मानकर चलते हैं। और धारा 60 का भाग मानते हैं क्योंकि मोचन का अधिकार वहां है, तो मोचन का अधिकार जैसा अधिकार ये भोग बंधक के संबंध में धारा 62 में मिला हुआ है। इसको भोग बंधक के बंधककर्ता को। और इस अधिकार का उपयोग भी वो कैसे कर सकता है कि बंधक धन की अदायगी ये हो चुकी हो। और आपने जब भोग बंधक की डेफिनेशन पढ़ी थी तब देखा था भोग बंधक इस प्रकार का भी हो सकता है कि संपत्ति के जो लाभ हैं, ठीक है, उनसे ब्याज की अदायगी केवल हो, उनसे मूलधन की अदायगी केवल हो, या उनसे दोनों की अदायगी ये हो। तो अगर संपत्ति के लाभों में से केवल ब्याज की अदायगी हुई तो जो शेष बचा है वो देकर, और अगर सब कुछ अदा हो चुका है तो फिर भोग बंधक का जो बंधक करता है ये संपत्ति के कब्जे का इंटाइटल्ड है। धारा 62 के माध्यम से नहीं देंगे तो वो रिकवर कर लेगा। ये स्थिति है। धारा 62 एक बार हम लोग पढ़ लेंगे ताकि चीज समझ में आ जाए। कहता है भोग बंधक की दशा में, ठीक है, सेक्शन 62 सबसे पहले कहता है राइट ऑफ, ठीक है, यूज़ुफ्रक्चर मोर्टगेजर टू रिकवर पोजेशन, कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग बंधककर्ता का अधिकार। भोग बंधक की दशा में बंधककर्ता को यह अधिकार है, भोग बंधक की दशा में बंधककर्ता को यह अधिकार है कि वह बंधक भी ले और बंधक संपत्ति सब दस्तावेजों के सहित जो बंधकदार के कब्जे या शक्ति में हो उस संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण कर ले। प्रत्युद्धरण के अंग्रेजी रिकवरी। तो रिकवरी या पोजेशन इसका हक
भोग बंधक के बंधककर्ता को धारा 62 ये दे रही है। ठीक है, जहां की बंधकदार संपत्ति के भाटकों और लाभों में से बंधक धन का भुगतान स्वयं करने के लिए प्राधिकृत है, वहां तब जब ऐसे धन का भुगतान हो गया हो। ठीक है, जब ऐसे धन का भुगतान हो चुका, यानी उस संपत्ति के लाभों में से वो पूरा बंधक धन यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों लेने के लिए अधिकृत था, दोनों चुक गए, अब वो कब्जा रिकवर करने का हकदार है। जहां बंधकदार ऐसे भाटकों और लाभों में से या उसके किसी भाग से बंधक धन के केवल किसी भाग का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत है, यानी खाली वो या तो मूलधन में से, ठीक है, कमी ये संपत्ति के लाभों के माध्यम से करेगा, यानी संपत्ति के लाभ जो प्राप्त होंगे उन्हें मूलधन में इन्वेस्ट ये करेगा, तो ब्याज तो बकाया रहेगा, या खाली ब्याज में इन्वेस्ट करेगा, या पार्टली मूलधन में पार्टली ब्याज में। अगर ऐसी पोजीशन है कहता जहां की बंधकदार ऐसे भाटकों और लाभों से या उनके किसी भाग से बंधक धन के केवल किसी भाग का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत है, वहां तब जब बंधक धन के संदाय के लिए विहित कालावधि का यदि कोई हो अवसान हो गया और बंधककर्ता बंधक धन या उसका कोई अतिशेष, अगर बंधक ठीक है पूरा नहीं चुका तो बंधक धन, और अगर उसका कोई भाग नहीं चुका तो अतिशेष, ठीक है, बंधकदारों को दे दे या निविदत्त कर दे, या जैसा कि एतस्मिन पश्चात उपबंधित है न्यायालय में निक्षिप्त कर दे। एतस्मिन पश्चात कहां उपबंधित है? सेक्शन 83। एतस्मिन पश्चात, एतस्मिन पूर्व नहीं, एतस्मिन पश्चात, ठीक है, एतस्मिन पश्चात धारा 83 में न्यायालय में निक्षेप ये दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि अच्छा भोग बंधक किसी निश्चित अवधि का भी हो सकता है कि 20 साल के लिए भोग बंधक कर रहे हैं, अब 20 साल में उतना बंधक धन चुका ही नहीं, और अगर कोई अवधि निश्चित नहीं है तो जब चुक जाए और चुक जाने के बाद 30 साल तक कब्जा रिकवर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बाद में करें या जब भी करें, लेकिन वो भोग बंधक में कब्जा आपको वापस करना होगा, ये धारा 62 कह रही है, कोई विशेष बात ही नहीं। अब 63 बात करती है असेशन की, और 63A बात करती है इंप्रूवमेंट की। 63 कहती है कि बंधक धन में अगर अनुवृद्धि हुई है, और 63B कहती है, वो सॉरी 63 कहती है कि बंधक धन में अनुवृद्धि हुई है, और 63A कहती है कि बंधक धन में अभिवृद्धि हुई है। अनुवृद्धि की अंग्रेजी असेशन है और अभिवृद्धि की अंग्रेजी इंप्रूवमेंट है। एक चीज दोनों के बारे में समझ लेंगे कि दोनों संपत्ति के मूल्य को बढ़ा देती है, चाहे वो इंप्रूवमेंट हो और चाहे वो अनुवृद्धि यानी असेशन हो, दोनों ही संपत्ति के मूल्य को ये बढ़ाती है। ये दोनों के बीच समानता है, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच कुछ असमानताएं ये भी है, और इसीलिए 63A के माध्यम से अभिवृद्धि ये शब्द जोड़ना पड़ा है, ठीक है। अभिवृद्धि इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रत्येक संपत्ति जो आप धारित करते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य से धारित की जाती है। जिससे आपने कोई संपत्ति धारित कर रखी कृषि योग्य जमीन के तौर पर, तो जमीन को जो धारित करने का उद्देश्य वो क्या है? खेती। आपने आवासीय प्रयोजनों से भूमि को धारित कर रखा है, आपने व्यावसायिक औद्योगिक प्रयोजनों से भूमि को धारित कर रखा है। तो जिस प्रयोजन से आपने भूमि को धारित किया है, उस प्रयोजन के लिए जब संपत्ति अधिक उपयोगी हो जाए, कोई ऐसा काम संपत्ति के संबंध में किया जाए कि संपत्ति उस प्रयोजन के लिए और उपयोगी हो जाए,
तो वो इंप्रूवमेंट कहलाता है, वो अभिवृद्धि ये कहलाता है। आपने संपत्ति कृषि प्रयोजनों से धारित कर रखी, खेती ये काम करना चाहते हैं या करते हैं आप किस पर? भूमि पर। अब खेती करने के लिए एक कोठरी, एक कमरे का निर्माण आपके खेत में कर लिया, क्यों? ताकि वहां बीज, खाद, अनाज ये सुरक्षित रखा जा सके। ये जो रूम आपने बना दिया ये इंप्रूवमेंट है, इसने वहां खेती करना और अधिक आसान ये बना दिया। आपने वहां ट्यूबवेल ये लगा दिया, ट्यूबवेल का लगना इंप्रूवमेंट, इससे खेती करना ज्यादा आसान हुआ है। और अनुवृद्धि ये क्या होती है? अनुवृद्धि संपत्ति के मूल्य को बढ़ाती है। ये सही है कि अनुवृद्धि संपत्ति के मूल्य को बढ़ाती है, लेकिन अनुवृद्धि ये उस भूमि को और उपयोगी बना दे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अनुवृद्धि ये संपत्ति को और अधिक उपयोगी बनाए। ठीक है, ये आवश्यक नहीं होता। इसलिए अनुवृद्धि और अभिवृद्धि, असेशन और इंप्रूवमेंट, इसके बीच जो फर्क करते हैं वो अधिक उपयोगी हो जाने के आधार पर यह किया जाता है। मूल्य दोनों बढ़ा देंगी संपत्ति के। भाई इंप्रूवमेंट, इससे संपत्ति अधिक उपयोगी बन गई, तो उसका जो पहले मूल्य था उससे मूल्य बढ़ ये जाएगा ही जाएगा, उसका मूल्य में बढ़ोतरी ये तो होनी होनी है, क्योंकि और अधिक उपयोगी हो गई है। लेकिन जहां तक असेशन का सवाल है उसमें वो और अधिक उपयोगी हुई हो आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा जरूर हो जाता है जिसके कारण से उसका मूल्य ये बढ़ जाता है। तो 63 अनुवृद्धियों की बात करती है, असेशन की बात करती है। असेशन या अनुवृद्धि 3 प्रकार से होती है। ठीक है, एक प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से अनुवृद्धि संपत्ति में यह हो गई है। दूसरा, संपत्ति में अनुवृद्धि मानवीय प्रयासों से होती है, और जो मानवीय प्रयासों से अनुवृद्धि होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी जिसे जब चाहो आप भूमि से अलग कर दो, यानी पृथक्करणीय स्वभाव की है। और दूसरी अनुवृद्धि यह संपत्ति में जो होती है यह अपृथक्करणीय स्वभाव की होती है। ठीक है ना? एक प्राकृतिक शक्तियों के कारण संपत्ति में अनुवृद्धि यह हो गई है, असेशन हो गया संपत्ति में। संपत्ति जितनी थी पहले उससे अधिक हो गई। ठीक है ना? उससे ज्यादा हो गई संपत्ति, और ऐसा प्राकृतिक शक्तियों के कारण यह हुआ है। दूसरा, संपत्ति जितनी थी पहले उससे अधिक हो गई है, और ऐसा मानवीय प्रयासों से हुआ। और संपत्ति जो ज्यादा हुई है उस ज्यादा को पूर्व की संपत्ति से अलग यह भी किया जा सकता है, यानी पृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि यह हुई है। और दूसरी जो ज्यादा हुई है संपत्ति, इसको संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि यह हुई है। ये अच्छा, तीसरी, ठीक है, एक तो प्राकृतिक शक्तियों से, दूसरा मानवीय प्रयासों से, और तीसरी किसी अन्य कारण से अनुवृद्धि हो गई।
भूल से हो गई, इस कारण अनुवृद्धि ये हो गई। देखेंगे तीसरी, अन्य किसी कारण से अनुवृद्धि ये हुई है संपत्ति में। बंधक चल रहा है, बंधककर्ता ने संपत्ति बंधकदार को दी है, संपत्ति में असेशन ये हो गया, जितनी दी थी उससे वृद्धि हो गई। वृद्धि किन कारणों से हुई? तीन में से किसी एक कारण से बढ़ गई संपत्ति। तो धारा 63 न हो तो बंधकदार ये कहेगा कि हमने, ठीक है, जितनी संपत्ति तुमसे बंधक के रूप में ली थी हम तो उतनी वापस करेंगे, और अनुवृद्धि हम तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, बंधकदार ये भी कह सकता है। अच्छा, अनुवृद्धि हम लेंगे क्योंकि वो तो तुमने हमें दी नहीं थी। अब मान लीजिए अनुवृद्धि अपृथक्करणीय स्वभाव की है, पृथक्करणीय स्वभाव की है, प्रकृति की शक्तियों से अर्जित है या किसी अन्य कारण से, चलो, लेकिन अगर वो अपृथक्करणीय है तो आखिर अलग कैसे होगी, ये समस्या आ जाएगी। ठीक है, फिर बंधककर्ता की संपत्ति वापस होना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक झंझट पड़ गया। बंधकदार कहेगा कि भाई हमने जितनी ली थी उतनी देंगे, हम तुम्हें ज्यादा क्यों दे दें। इस समस्या का समाधान धारा 63 ये करती है, और धारा 63 ये कहती है कि अनुवृद्धियां जो बंधक चालू रहने के दौरान हो गई हैं, किसी भी कारण से हो गई हो, चाहे प्राकृतिक कारणों से हुई हो, चाहे मानवीय कारणों से हुई हो, चाहे पृथक्करणीय स्वभाव की हो और चाहे अपृथक्करणीय स्वभाव की हो, सबकी सब बंधककर्ता प्राप्त कर सकेगा। लेकिन अगर कुछ खर्च हुआ है बंधकदार का उन अनुवृद्धियों को अर्जित करने में, और उसने वह अनुवृद्धियां अर्जित करने में खर्च इसलिए किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया, ताकि बंधक संपत्ति को नाश, विक्रय या समापरण इससे बचाया जा सके, यानी मजबूरी में किया उसने, या फिर बंधककर्ता की इच्छा से किया, तो उसे अनुवृद्धि अर्जित करने में जो खर्च करना पड़ा है वो वापस करना होगा। बंधककर्ता को वो खर्च बंधकदार को वापस करना पड़ेगा, और उस पर ब्याज ये भी देना पड़ेगा। ब्याज की दर वो होगी जो तय हो जाए दोनों में, और तय नहीं हो सकती तो वही होगी जो मूल बंधक में ब्याज की दर थी, वही रहेगी। तो मामला एकदम न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के अनुकूल हो गया। तो धारा 63 एक समाधान प्रस्तुत करती है। अब देखें, प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से संपत्ति में अनुवृद्धि, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि ये कैसे होती है? आपने एक खेत बंधक रखा, पड़ोस में एक नदी ये बहती है, बाढ़ आई, और बाढ़ के बाद जब बाढ़ हटती है तो खेत उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, अनुवृद्धि हो गई, जैसी मिट्टी थी पहले उससे अधिक उपजाऊ मिट्टी खेत में आ गई, और इसमें बंधकदार का कुछ खर्च ये नहीं हुआ। इसलिए जब वो बंधक चालू रहने के दौरान प्राकृतिक शक्तियों के कार्य के परिणाम स्वरूप बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि हुई है, असेशन हुआ है, जब बंधक समाप्त होगा बंधककर्ता इस अनुवृद्धि का हकदार है, बंधकदार को यह अनुवृद्धि देनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति, ठीक है, आपने एक खेत ये बंधक रखा, चकबंदी लग गई, और चकबंदी जब हम लोग पढ़ेंगे तो चकबंदी अधिनियम में जब भी चकबंदी की घोषणा राज्य सरकार किसी इलाके में करेगी तो एक्चुअल चकबंदी शुरू होने से पूर्व
अधिकार अभिलेख, इनका पुनरीक्षण किया जाएगा और जो अशुद्धियां पाई जाएंगी उनको ठीक किया जाएगा। ये सारा कुछ चकबंदी अधिनियम में दिया गया है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखा गया तो पाया यह गया कि जो खेत आपने बंधक रखा था, इन एक्चुअल उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो अमुक हेक्टेयर ये होना चाहिए, 2 हेक्टेयर ये होना चाहिए। अभी तक अधिकार अभिलेखों में 1.5 हेक्टेयर ये लिखा चला आ रहा है। अब चकबंदी के परिणाम स्वरूप 0.5 हेक्टेयर की बढ़ोतरी उसमें हो गई। अब यह बढ़ोतरी ना तो प्राकृतिक शक्तियों से हुई है, ना ही मानवीय प्रयासों से हुई है, यह भूल का परिणाम था जो सामने बढ़ोतरी हो गई। अब आप कहें हम तो 1.5 हेक्टेयर वापस करेंगे, आधा हेक्टेयर क्यों करें, वो तो तुमने दिया नहीं था। नहीं, ये वापस करना पड़ेगा। और इस अनुवृद्धि में आपका कुछ खर्च ये भी नहीं हुआ, ठीक है, असेशन कोई आपका खर्च इसमें नहीं हुआ। तीसरी अनुवृद्धि, आप बंधकदार हैं, आप एक जमीन के बंधकदार हैं, आपने उस पर बाड़ ये लगा दी, ये अनुवृद्धि है, लेकिन अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि है, ठीक है ना, वो सॉरी पृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि है। अब अगर बंधक करता इसे लेना चाहेगा बंधक समाप्ति पर, तो उसे इसका खर्च देना पड़ेगा, ठीक है। अब खर्च भाई या तो हटा लीजिए, उसे हटाने दीजिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर पैसा दीजिए। और अगर अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि है, भाई उसने क्या किया, बंधकदार ने एक कुआं ये खुदवा दिया जमीन पर, अभी अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि है। उसने कुछ और ऐसा कर दिया बंधक चालू रहने के दौरान जिसे अब बंधक संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो जब बंधक समाप्त होगा तो बंधक करता या तो इसे फ्री ऑफ कास्ट लेगा या उसे पैसे देने पड़ेंगे। पैसे की सूरत में देने पड़ेंगे जब यह अनुवृद्धि जरूरी थी, जब यह अनुवृद्धि जरूरी थी बंधकदार ने इसलिए की ताकि बंधक संपत्ति को नाश, विक्रय या समर्पण से बचाया जा सके, और यह उसने इसलिए की क्योंकि तुमने सहमति दी थी। तब अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृद्धि का बंधक करता पैसा देगा यदि उसे लेना चाहेगा, अदरवाइज ऐसे ही ले सकता है। तो बात एकदम ठीक है भाई, तब तो एकदम ठीक है, अब तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। पृथक्करणीय स्वभाव की थी तो या तो उसे अलग करने दो या पैसे दे दो, अपृथक्करणीय स्वभाव की है तो फिर भाई बंधकदार की भी वो है, आपने क्यों की, ठीक है ना। अच्छा, संपत्ति, संपत्ति संपत्ति के काय को भी कहते हैं। जैसे हमने कहा ये मकान मेरी संपत्ति, तो मकान ये जो दिखाई दे रहा है ये भी मेरी संपत्ति है, और इसमें जो स्वामित्व का अधिकार जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी मेरी संपत्ति है, ठीक है। संपत्तियां, अधिकारों को भी संपत्ति कहा जाता है, और संपत्ति की जो काय है, कार्पस ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसे भी संपत्ति कहा जाता है। तो अगर, ठीक है, हमने इसमें बिजली का बकाया हो गया, बिजली के बकाये में संपत्ति बिक सकती थी, ठीक है, बंधकदार ने बिजली का बकाया अदा कर दिया तो अनुवृद्धि हो गई है संपत्ति में, क्योंकि मेरे हक की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है ना। अनुवृद्धि ये चाहे क्षेत्रफल में संपत्ति की बढ़ोतरी हो जाए तो भी अनुवृद्धि मानी जाएगी, चाहे संपत्ति में बंधककर्ता का हक ये कुछ ज्यादा हो जाए तो भी संपत्ति में अनुवृद्धि हुई है ये माना जाएगा। ये भी संपत्ति में अनुवृद्धि है, क्योंकि संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक कार्पस ऑफ द प्रॉपर्टी है जिसमें क्षेत्रफल शामिल होता है और एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी शामिल होता है, ठीक है ना, और दूसरा संपत्ति अधिकार भी संपत्ति है, ठीक है ना। तो अधिकार में अगर बढ़ोतरी बंधककर्ता की हुई है, और अधिकार में बढ़ोतरी बंधकदार ने क्यों की, ताकि संपत्ति को नाश, विक्रय या समर्पण से बचाया जा सके, या बंधककर्ता की सम्मति से की, और अपृथक्करणीय स्वभाव की तो तुम पैसे दोगे, ठीक है। बंधक चालू रहने के दौरान
बिजली का बिल बकाया हो रहा था, सरकारी दे तो तुम्हें देने थे, बंधकदार को थोड़ी देने थे। अगर न देता वो तो संपत्ति ये विक्रय हो जाता, उसका जब्त हो जाती, इसलिए उसने दिया। अपृथक्करणीय स्वभाव का है, आप जब लेंगे संपत्ति तो वापस करनी पड़ेगी, यह अनुवृद्धि है। ठीक है, अनुवृद्धि इसे 63 को हम लोग पढ़ लेंगे। कहता है जहां की बंधकदार के कब्जे में की, जहां की बंधकदार के कब्जे में की, यानी 63 लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या हो कि कब्जा बंधकदार के पास हो। अगर कब्जा बंधकदार के पास नहीं है, बंधककर्ता के ही पास है, तो फिर 63 का कोई मतलब ही नहीं। कहता है जहां की बंधकदार के कब्जे में की, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है। ठीक है, यानी चालू रहने के दौरान अनुवृद्धि हुई है, किस तरीके से हुई इससे मतलब नहीं है, तरीके से कोई लेना देना नहीं है। कहता है चालू रहने के दौरान होती है, वहां तक प्रतिकूल संविदा न हो, यानी ये अधिकार भी संविदा के अधीन है। यानी बंधककर्ता और बंधकदार ये भी संविदा कर सकते हैं कि कोई अनुवृद्धि होती है, भले ही वह नाश विक्रय समर्पण से बचाने के लिए की गई है या मेरी सम्मति से हुई है या नहीं, हम उसका कब पैसा देंगे, ये भी संविदा हो सकती है। संविदा यह भी हो सकती है कि चाहे नाश विक्रय समर्पण से बचाने के लिए या मेरी सम्मति से ही क्यों ना अनुवृद्धि की जाए, हम पैसा नहीं देंगे, यह भी हो सकती है। तथा प्रतिकूल संविदा के अधीन है ये अधिकार। अगर संविदा कोई आ गई बंधकदार और बंधककर्ता के बीच की तो 63 लागू नहीं, संविदा लागू नहीं है तो 63 लागू। तो कहता है वहां तक प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। अनुवृद्धि तो बंधककर्ता को मिलेगी, ठीक है, मोचन के होने पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिकूल संविदा के अभाव में यह नियम होगा। लेकिन ठीक है, संपत्ति तो आपको मिलेगी, अनुवृद्धि तो आपको ही मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, जहां की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है और मूल संपत्ति का अपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है। यानी मूल संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा और फिर भी उसका कब्जा, अनुवृद्धि का कब्जा अलग किया जा सकता है। अनुवृत्ति का कब्जा और उपभोग सब अलग किया जा सकता है। जैसे बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ हटा लेंगे हम, उससे मूल संपत्ति को कोई नुकसान थोड़ी हो रहा, ठीक है, यानी पृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृत्ति है, ठीक है ना। तो और मूल संपत्ति का अपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है। वहां उस अनुवृत्ति को लेने की वांछा करने वाला, यानी इच्छा करने वाला बंधककर्ता उसे अर्जित करने का व्यय बंधकदार को देगा। अगर पृथक्करणीय स्वभाव की है और आप लेना चाहते हो उसे, ठीक है, मूल संपत्ति का अपाय हुए बिना उसे अलग किया जा सकता है और आप उसे लेना चाहते हो तो बंधकदार को पैसा दो उसका, ठीक है। अच्छा, और यदि ऐसा पृथक कब्जा उपभोग संभव न हो, यदि अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृत्ति हो, ठीक है, तो वह अनुवृत्ति संपत्ति के साथ परिदत्त करनी होगी, तब देनी तो होगी आपको, ठीक है, और बंधककर्ता दायी होगा, और बंधककर्ता दायी होगा, यानी संपत्ति तो उसी को मिलेगी लेकिन बंधककर्ता दायी होगा। काहे बात का कि ऐसी दशा में जब उस संपत्ति का नाश, समर्पण या विक्रय से परिरक्षित करने के लिए अर्जन आवश्यक हो, या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, उस अर्जन में लगे उचित खर्चों को उन पर उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहां की ऐसी कोई दर नियत नहीं है, वह 9% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन में जोड़कर दे। यानी अगर अपृथक्करणीय स्वभाव की अनुवृत्ति है और बंधकदार ने अपनी मर्जी से कर दी, तब तो उसे फ्री ऑफ कास्ट देनी पड़ेगी बंधककर्ता को, ठीक है, आपने क्यों की, अपनी मर्जी से। लेकिन अपृथक्करणीय स्वभाव की है और ऐसी है जो संपत्ति को नाश, विक्रय या समर्पण से बचाने के लिए जरूरी है, यह बंधककर्ता की इच्छा से हुई है, तो उसके उचित खर्चे, उचित खर्चे का मतलब क्या हुआ, जितने पैसे अनुवृत्ति अर्जित करने में लगे हैं उतने ही, और उन पर ब्याज, ब्याज कौन सा, उसी दर से जो मूलधन पर देय है। और अगर मूलधन पर देय कोई ब्याज है ही नहीं
तो 9%। ये 9% खूब पूछा जाता प्री में कि अनुवृद्धि अर्जित करने का खर्च जब देना पड़ेगा तो कई % का ब्याज ये देना पड़ता है। ये 9%, ये खूब पूछा जाता है। ये मूलधन में जोड़ के अगर आप वापस करेंगे तो अप्रत्यक्षणीय स्वभाव की अनुवृद्धि आपको मिलेगी। लेकिन प्रतिकूल संविदा के अध्ययन, यानी ये भी संविदा बंधक करता हो बंधकदार में हो सकती है कि भले ही नाश, समर्पण या विक्रय, इससे बचाने के लिए वो अनुवृद्धि जरूरी न हो, लेकिन फिर भी उसका खर्च बंधककर्ता बंधकदार को देगा, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भले ही नाश, समर्पण या विक्रय से बचाने के लिए जरूरी हो तो भी हम नहीं देंगे, क्योंकि यह अधिकार तत्प्रतिकूल संविदा के अधीन है। तो अनुवृद्धि का मतलब क्या हुआ? जब संपत्ति में बढ़ोतरी हो जाए। और संपत्ति में बढ़ोतरी का मतलब क्या हुआ? चाहे क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बढ़ोतरी हो, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बढ़ोतरी हो, या फिर हक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बढ़ोतरी हो। जैसे बिजली का बिल हक बढ़ा देता है, बस संपत्ति में वृद्धि हुई है, चाहे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे हक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे भी ये हुई है तो बंधककर्ता उसका हकदार है मोचन के समय। लेकिन ये संविदा के अधीन है दोनों के। यही स्थिति अभिवृद्धि की है, इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, इंप्रूवमेंट यहां भी यही कहा। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? उपयोगिता बढ़ गई है, कुछ ऐसा किया जिससे भूमि की उपयोगिता जो बंधक रखी गई थी वो बढ़ गई है। यह भी पृथक्करणीय स्वभाव की हो सकती है, अपृथक्करणीय स्वभाव की हो सकती है, और यह हमेशा मानवीय ढंग से होगी। इंप्रूवमेंट कभी भी प्रकृति की शक्तियों से नहीं होता। ठीक है, असेशन प्राकृतिक शक्तियों से भी होता है, इंप्रूवमेंट हमेशा मानवीय शक्ति से किया जाएगा। यह पृथक्करणीय स्वभाव का हो सकता है या अपृथक्करणीय स्वभाव का हो सकता है। तो बंधकदार ने वही इंप्रूवमेंट किया, लेकिन इंप्रूवमेंट कैसा है? संपत्ति को नाश, विक्रय या समर्पण इससे बचाने के लिए जरूरी था। ठीक है, इसलिए करना पड़ा कि नाश, विक्रय या समर्पण ये ना हो जाए, या प्रतिभूति, सिक्योरिटी ये अपर्याप्त ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उसे इंप्रूवमेंट करना पड़ा। मकान गिर रहा था, गिर जाता, प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाती है, इसलिए उसे इंप्रूवमेंट करना पड़ा। विवशता है उसकी, मजबूरी है। यह नाश, विक्रय, समर्पण से बचाने के लिए किसी लोक प्राधिकारी ने उसे आदेश दिया था, इसलिए उसे करना पड़ा इंप्रूवमेंट। ठीक है, जैसे आपने 133 सीआरपीसी पढ़ी है। 133 सीआरपीसी में क्या है कि अगर कोई बिल्डिंग गिरताऊ है, उस पर आलंब लगाए जाने की जरूरत है, ये मरम्मत किए जाने की जरूरत है, ताकि उसके अड़ोस पड़ोस रहने वालों को, उसके आसपास से गुजरने वालों को कोई खतरा ये न रहे, तो आपको आदेश दे सकते हैं, वो करिए। अब बंधकदार कब्जे में है, क्योंकि यहां तो कब्जे में होगा ना बंधकदार, आदेश तो उसी को मिलेगा। नहीं करेगा तो संपत्ति का नाश, विक्रय, समर्पण ये हो सकता है, तो मजबूरी में करेगा। तो इस इंप्रूवमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना? ऐसे इंप्रूवमेंट उसने किए जो प्रतिभूत को अपर्याप्त होने से बचाने के लिए या किसी लोक प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति को नाश, विक्रय या समर्पण से बचाए जाने के लिए जरूरी थे, इसलिए उसने किया। तो इंप्रूवमेंट का खर्च ये बंधककर्ता को देना पड़ेगा। ठीक है, जब मोचन होगा। और ब्याज अगर दर तय है और मूलधन पर जो देय है वही, और नहीं तय है तो 9% ये देनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि बंधकदार ने अपनी मर्जी से इंप्रूवमेंट कर दिया, तो मोचन पर उसे इंप्रूवमेंट देने भी होंगे बंधककर्ता को, और 1 रुपया उसे नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट का कोई खर्च नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे तो प्रत्येक बंधककर्ता क्या करेगा? संपत्ति बंधक रखेगा और उस पर निरे इंप्रूवमेंट कर देगा। अब इंप्रूवमेंट का खर्च बंधककर्ता दे नहीं पाएगा, तो संपत्ति बंधकदार की हो गई।
ठीक है ना, ये तो संपत्तियों को हथियाने का माध्यम बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मजबूरी में इंप्रूवमेंट आप करें वो तो बात ठीक है, उसका खर्च तो दिलाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से कोई इंप्रूवमेंट किया तो कोई खर्च नहीं। और सब अभिवृद्धि यानी इंप्रूवमेंट भी आपको मोचन पर किसे देना पड़ेगा, बंधक करता। लेकिन यह अधिकार भी तथ्य प्रतिकूल संविदा के अधीन है। बंधककर्ता बंधकदार संविदा से कुछ भी तय कर सकते हैं। 63 ए देखें, कहता है जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति है, यानी कब्जा बंधकदार का ही होना चाहिए। 63 और 63 तभी लागू होंगे। कहता है जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है यानी मानवीय प्रयास है, वहां हो गई है, क्योंकि वहां किसी भी ढंग से हो सकती है, यहां की गई है, ठीक है ना। वेयर का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है और कुछ कहता है, ठीक है। की गई है, वहां मोचन पर बंधक करता तथा प्रतिकूल संविदा न हो तो अभिवृद्धि का हकदार होगा। और बंधक करता केवल, अब केवल शब्द भी उसने बढ़ाया, बंधक करता केवल उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी नहीं होगा, यानी केवल उपधारा 2 में वर्णित जो मामला है उसी में खर्चा देने का दायी होगा, अदरवाइज अभिवृद्धि का हकदार होगा और खर्चा भी नहीं देगा, ठीक है। शब्दों का अर्थ ऐसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो तुम रोज इंप्रूवमेंट कर दोगे, उसका बंधक संपत्ति का मोचन असंभव बना दोगे, ठीक है। इसलिए ये बातें रखी गई हैं। क्या कहता है, जहां की कोई ऐसी अभिवृद्धि बंधकदार के खर्चे पर की गई थी और संपत्ति को नाश या क्षय से परिरक्षित रखने के लिए आवश्यक थी, या प्रतिभूत को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक थी, या किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के अनुपालन में की गई थी, ठीक है। इन 3 कंडीशंस में ही खर्चा मिलेगा आपको। चौथी कंडीशन है तो फिर नहीं मिलेगा और अभिवृद्धि भी आप देंगे। हां, तत्प्रतिकूल संविदा हो तो कोई बात ही नहीं, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधककर्ता दायी होगा कि अभिवृद्धि के उचित खर्चों को उसी दर से ब्याज सहित जो मूलधन पर दे हैं, या जहां की ऐसी कोई दर नियत नहीं है वह 9% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे तथा उस अभिवृद्धि के कारण प्रोद्भवमान लाभ यदि कोई हो बंधककर्ता के नाम जमा किए जाएंगे, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर मजबूरी में आपने की है अभिवृद्धियां तो खर्च देंगे आप, ठीक है। और चूंकि मजबूरी में आपने की, खर्च उसने दिया है, ठीक है, तो लाभ भी अभिवृद्धि के उसी को मिलने चाहिए, यानी बंधककर्ता को मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से किए हैं तो आपको कोई खर्च नहीं मिलेगा, अभिवृद्धि के लाभ भी आप उसी को देंगे और अभिवृद्धि भी उसी को देंगे। तथ्य प्रतिकूल संविदा हो बात अलग है, और यह सिद्धांत रखा ही इसीलिए गया ताकि बंधककर्ता की संपत्ति की रक्षा हो, अन्यथा प्रत्येक बंधकदार इतनी अभिवृद्धियां कर देगा संपत्ति पर, हम तुमसे जमीन तुम्हारी बंधक रखेंगे तो मकान बना खड़ा कर देंगे, अब मकान इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है, जमीन हमें फ्री मिल जाएगी क्योंकि तुम छुड़ा ही नहीं पाओगे मकान, और मकान भी इतना कीमती बना खड़ा कर देंगे कि तुम छुड़ा ही ना पाओ, ठीक है। तो मकान भी हमें देना पड़ जाएगा और जमीन भी देनी पड़ जाएगी 63A के कारण। तो आप देखें कानून किसके पक्ष में खड़ा है, बंधककर्ता के पक्ष में, क्योंकि बंधककर्ता कमजोर आदमी है और कानून हमेशा कमजोर के पक्ष में होगा, वो अवयस्क हो, वो विकृत हो, वो बंधककर्ता हो, कोई हो, वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है, इनके पक्ष में कानून खड़ा होता है, क्योंकि कानून और भगवान एक ही जैसी चीज है, भगवान भी कमजोरों के पक्ष में है, कानून भी कमजोरों के पक्ष में है। तो इस तरह हम देखते हैं अभिवृद्धि और अनुवृद्धि। अगली क्लास में हम लोग 64, 65, 66 इसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद बंधकदार के अधिकार, इस पर बात होगी।